आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसका पार्ट 7 चल रहा है। और अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट होकर और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं ए एपीकल्चर, बी हार्टिकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी सेरीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है उसमें मुख्य रूप से रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है वो मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से जो मधुमक्खी होते हैं उनके पालन और उनके प्रबंधन की जो प्रक्रिया होती है और उसके अध्ययन जो है वो किया जाता है एपीकल्चर में। एपीकल्चर जो है वो संबंधित है मधुमक्खियों से और इसमें मुख्य रूप से एपीकल्चर में व्यावसायिक स्तर पर शहद का उत्पादन किया जाता है और मधुमक्खी पालन और मोम के उत्पादन से संबंधित है एपीकल्चर। फिर है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर जो है वो मुख्य रूप से हार्टिकल्चर जो होता है उसमें मुख्य रूप से जो उद्यानिकी का अध्ययन किया जाता है या उद्यान या बगीचों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत इसमें बागवानी है, उद्यान है, ये सभी आते हैं। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो विशिष्ट मुख्य रूप से कुछ विशेष प्रकार के फूलों, सब्जियों और जो डेकोरेशन के पौधे होते हैं उनका मुख्य रूप से यहाँ उत्पादन किया जाता है और उसके विशेष प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उसे उगाया जाता है। और इसके अंतर्गत इसमें फल, सब्जियां, फूल उगाने की जो कला है उसे सिखाया जाता है हॉर्टिकल्चर में। फिर है हमारा पीसीकल्चर। तो पीसीकल्चर का जो तात्पर्य होता है वो है, पीसीकल्चर जो है वो मुख्य रूप से मत्स्य पालन जो है वह पीसीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन या मछली पालन का जो व्यावसायिक रूप से जो मछली उत्पादन जो किया जाता है वो आता है पीसीकल्चर के अंतर्गत। और सेरीकल्चर मतलब हमारा रेशम के कीड़ों का पालन करना और उससे जो कोकून का उत्पादन करना और फिर उनसे कपड़ों का निर्माण करना, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, ए पैरों में, बी हाथ में, सी मुंह में, डी डंक में। तो इसका जो आंसर है वो हम सभी को पता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी डंक में। बिच्छू का जो जहर होता है वो डंक में होता है जिसे टेल्स भी कहा जाता है। डंक में होता है जिसे टेल्स भी कहा जाता है। और बिच्छू का जो विष है, बिच्छू के जो डंक में जो मुख्य रूप से विष होता है वो एक प्रकार का रसायन होता है जिसका नाम है क्लोरोटॉक्सिन। टॉक्सिन नाम का जो रसायन है वह बिच्छू के डंक में उपस्थित होता है। और ये जो क्लोरोटॉक्सिन होता है और ये क्लोरोटॉक्सिन जो होता है वो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में असर करता है और जो मनुष्य का जो हार्ट होता है उस पे ये जानलेवा असर करता है। अब देख लेते हैं अगला, ऑक्टोपस है एक, ए संधिपाद, बी शूलचर्मी, सी हेमिकार्डेट, डी मृदुकवची। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी मृदुकवची। अब है अगला, निम्न में से कौन एक फिश है, मीन है, ठीक है, फिश है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश। अब है अगला, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वे सांस नहीं ले पाती। मछली जो होती हैं वे मुख्य रूप से जल या पानी में रहती है और जो पानी में इनका जीवन रहता है क्योंकि जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन होता है उसे मछलियाँ जो है वो गलफड़े के माध्यम से अपने श्वास में लेती हैं और बाहर आने पर वे नॉर्मली ऑक्सीजन जो है वो
नहीं ले पाती और वे मुख्यतः पानी में रहती है और पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ही श्वास के रूप में लेती हैं। अब देख लेते हैं अगला, अन्य पशुओं के मांस की तुलना का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बहु असंतृप्त अम्ल। अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली के मांस का जो उपभोग जो है वो नॉर्मली डॉक्टर करने को कहते हैं, मछलियाँ खाने को कहते हैं, जो कि हमारे आँखों के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें बहु असंतृप्त अम्ल जो है वो पाया जाता है। अब है अगला, एम्फीबिया बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को। देखिए, एम्फीबिया जो होता है वो जल एवं थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आता है हमारा मेढक। मेढक का जो शरीर की जो बनावट है वो मुख्य रूप से जल और थल दोनों में रह सकता है क्योंकि उसके जो पैर होते हैं उसमें विशेष रूप से ऐसा मतलब संरचना होता है जिससे वे जल और थल दोनों जगहों में आसानी से चल सकें। तो मेढक जो है वो जल और थल दोनों में रह सकता है, इसलिए यह क्या है, एक एम्फीबिया प्राणी है। अब है अगला प्रश्न, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है वो घोंसला बनाता है। अब है अगला, डायनासोर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो डायनासोर जो थे वे थे हमारा ऑप्शन डी, मीसोजोइक सरीसृप। डायनासोर जो है वो मीसोजोइक सरीसृप थे, जो कि मीसोजोइक काल में पाए जाने वाले सरीसृप थे। अब है अगला, आर्कियोपटेरिस क्या है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। जुरासिक युग में पाया जाने वाला सबसे पुराना पक्षी है जिसका नाम है आर्कियोपटेरिस, जिसकी जो लंबाई है वो नॉर्मल पक्षी की लंबाई से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अब है अगला, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में। अब है अगला, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, स्तनी में। अब है अगला, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बाघ। अब है अगला, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चमगादड़। अब है अगला, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 8। मनुष्य का जो खोपड़ी होता है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 8। मनुष्य की खोपड़ी में मुख्य रूप से 8 करोटी अस्थियां होती हैं, करोटी अस्थियां होती है, और 14 जो है वो चेहरे की अस्थियां होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो है वो 22 होती है, लेकिन 8 जो है वो करोटी अस्थियां होती है, तो जो कि मनुष्य के खोपड़ी में होती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 12। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यकृत। अब है अगला, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। ए यकृत, बी अमाशय, सी अग्नाशय, डी ग्रहणी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत के द्वारा पित्त जो है वो उत्पन्न किया जाता है। अब है अगला, पित्त जमा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए पित्ताशय में, बी ग्रहणी में, सी यकृत में, डी प्लीहा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, पित्ताशय में। अब है अगला, पेसमेकर का कार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर जो है वो मुख्य रूप से दिल की धड़कन को प्रारंभ करने के लिए या उसकी गति के लिए लगाया जाता है पेसमेकर। अब है अगला, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। ए मस्तिष्क कोशिका में, बी पेशी कोशिका में, सी अस्थि कोशिकाएं,
डी यकृत कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिकाएं। अब है अगला, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 31। अब है अगला, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ए प्रति मस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी कशेरुक रज्जु में, डी तंत्रिका कोशिका में। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। अब है अगला, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वैश्विक तापन की जो प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसलों के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन। अब है अगला, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी अंटार्कटिका के ऊपर। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब है अगला, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणों को। अब है अगला, तेजाब वर्षा या एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अब है अगला, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापन का बढ़ना। अब है अगला, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी पत्ता। पत्ता जो है वो घड़े का आकार लेकर रूपांतरित हो जाता है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी घटपर्णी। कीटहारी या कीटभक्षी पादप का मतलब ये होता है कि जो कीड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और घटपर्णी जो है वो ऐसा पौधा होता है जिसकी संरचना जो है वो इस तरीके से घड़े के समान होती है और इसके जो मुख पर ऐसे ढक्कन की तरह लगा हुआ संरचना होता है, और कोई भी कीड़ा जब यहाँ पे आता है तो ये फट से यहाँ पे आएगा तो फट से उसका क्या होता है, ढक्कन लग जाता है। ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अब देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी करेंज। पेट्रोपादप मतलब है जिससे पेट्रोल का जो है वो उत्पादन किया जा सकता है। अब है अगला, पेड़ों की आयु का पता लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी उसके धर या वलयों की संख्या की गणना करके। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सोडियम। अब है अगला, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी क्वैकर्स। अब है अगला, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। अब है अगला, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कमल। अब है अगला, डलबाजिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी शीशम से। अब है अगला, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी अम्ल वर्षा के कारण। अब है अगला, पादप ऊपर चढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए प्रतान के द्वारा। अब है अगला, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी चना तथा अन्य दलहन। दलहनें जो फसलें होती है जिसके अंतर्गत दलहनें फसलें जैसे चना है, मटर है, इन सब में की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे होते हैं जो कि गांठ के रूप में उनके जड़ों में उपस्थित होते हैं जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति को करते हैं। अब है अगला, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कवक से।